अगर इस कंपनी में कोई पैसा लगाता है तो उसे उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में 350 साल लगेंगे। तो जब भी आप खरीदारी करें तो इस पी रेशियो को जरूर ध्यान दें। ये चीज की टाइमिंग आप कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, पर फिर भी शायद ये सेंस बनाए कि हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जब ये अर्निंग्स ऊपर चला जाएगा तो मेरा जो पी रेशियो है वो अच्छा मुझे दिखने लगे। कोई वन टाइम गेन आ गया जिस वजह से आपका प्रॉफिट शूट हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप, योर फाइनेंस कोच। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पी रेशियो। सो क्या होता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो? आई गेस आपने ये टर्म ऑलरेडी सुना होगा, राइट? पर अगेन टर्म को शुरू करने से पहले, डिस्कस करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आप अगर टेस्ला के बारे में जानते हैं, right, that EV maker company, right, Elon Musk. So this particular company Tesla का 2021 में P रेशियो चल रहा था 350 से भी ऊपर। ओके, इनफैक्ट आज भी 190 के आसपास होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का पी रेशियो 350 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस कंपनी में कोई पैसा लगाता है तो उसे उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में 350 साल लगेंगे। ये तो सिर हिला देने वाला फैक्ट है, राइट? तो फिर भी क्यों लोग ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं? क्यों लोग टेस्ला का स्टॉक फिर भी खरीद रहे थे अगर उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में 350 साल लगेंगे तो, राइट? तो यहां पर अपने को कुछ चीजें समझने की जरूरत है, राइट? तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल गेम बिहाइंड पी रेशियोज। ये पी रेशियो क्या होता है, कैसे इसे इंटरप्रेट करना चाहिए, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन से। इस टर्म को समझते हैं पहले। व्हाट इज पी रेशियो? इन सिंपल वर्ड्स, पी रेशियो का मतलब यह है कि आप कितना पैसा दे रहे हो, हाउ मच आर यू पेइंग फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ कंपनीज अर्निंग्स। यानी कि कंपनी जो 1 रुपया कमाती है उसके बदले आप कंपनी के स्टॉक में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो हाउ मच यू आर पेइंग फॉर दैट 1 रुपी ऑफ अर्निंग। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, पी रेशियो इज what is the share price divided by earnings per share. Okay, so P ratio में P stands for price and E stands for earnings of the company. Okay, दोनों ही per share level पर हम बातें कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए शेयर का प्राइस चल रहा है 3000 रुपए और ये शेयर कमाकर आपको देता है 100 रुपए। ओके, तो इस शेयर का पी रेशियो कितना बन जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 30 का इसका पी बन जाता है। ओके, अच्छा है या खराब अभी समझेंगे। ओके, तो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो आप इस तरह से समझिए, आप एक दुकान खरीदने जा रहे हैं। ओके, एंड इस दुकान को खरीदने में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट यू आर गोइंग टू मेक। एंड ये जो शॉप है, ये जो दुकान है, ये आपको हर महीने 10,000 रुपए कमा कर देती है। ओके, सो लेट अस डू द मैथ। मंथली अर्निंग कितनी है? 10,000। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 30 लाख। तो आपका पी रेशियो कितना हो गया? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, दैट इज 300 मंथ्स। यानी कि आपको 25 साल लगेंगे इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। ओके, सो दिस इज व्हाट पी रेशियो टेल्स यू कि आपको अपना पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लगने वाला है। ओके, तो आई गेस यहां से थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी आनी शुरू हुई होगी, राइट? सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पी रेशियो इज। पर इसका इंटरप्रिटेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, इसकी इंटरप्रिटेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए समझते हैं। मेरे सामने है सेंसेक्स का पी का जर्नी। अगर हम 2003 की बात करें तब सेंसेक्स का जो हमारा इंडेक्स है उसका पी रेशियो चल रहा था 12 के करीब। ओके, तब इसकी जो वैल्यूएशन है वो सस्ती मानी जा रही थी। ओके, फिर 2008 में ऑफ कोर्स मार्केट क्रैश हुआ था। तब इसका पी रेशियो गिरकर कहां पहुंच गया था? 10 पर पहुंच गया था। तब तो ये क्रैश हो चुका है, तो ये तो कौड़ियों के भाव मिल रहा है, जितना लपेट सकते हो लपेट लो। एंड अगर मैं 2021 की बात करूं, यानी 2020 के बाद, कोविड क्रैश के बाद जो एक बूम आया था, जो रैली आई थी, उसके बाद सेंसेक्स पहुंच गया 30 प्लस के पी पर। सेंसेक्स का पी 30 के पार पहुंच चुका है। ये क्या इंडिकेट करता है?
ये इंडिकेट करता है कि भैया अभी मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो यहां से कुछ फैक्ट्स हम समझते हैं। अगर पीई लो है, ओके, आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, एंड अगर पीई लो है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है कि अभी ये स्टॉक, ये जो इंडेक्स है, ये सस्ता मिल रहा है। एंड वहीं अगर पी रेशियो हाई होता है तो इसका मतलब कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है, बहुत सारे लोग इसको खरीदने आए हुए हैं, इसीलिए डिमांड बढ़ी हुई है, इसीलिए ये चीज अभी महंगी मिल रही है। ओके, तो जब भी आप खरीदारी करें तो इस पी रेशियो को जरूर ध्यान दें, ये चीज की टाइमिंग आप कर सकते हैं। ओके, अभी महंगा मिल रहा है, अभी सस्ता मिल रहा है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त ये चीज आपको देखनी चाहिए। ओके, सो दिस टाइमिंग of the market using PE works. Okay, so this is something we should be careful about. अब मैं आपको PE रेशियो का एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे आपके और होश खुल जाएंगे, राइट, या तो उड़ जाएंगे। तो आइए समझते हैं। सो यहां मैं बात कर रहा हूं Amazon की क्रेजी PE स्टोरी की। When high PE actually makes sense, कब कब ऐसी सिचुएशंस होती है कि अरे बहुत ज्यादा हाई पी, जैसे कि 950 का पी भी लोगों को सेंस बनाता है कि अभी भी इसमें इन्वेस्ट करो। ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट? बिकॉज ये 950 का मतलब आपको पता चल गया है। अब ये 950 का मतलब क्या है कि अरे भाई 950 साल लगेंगे अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना पैसा रिकवर करने में, ये इसका मतलब है। पर फिर भी ये सेंस क्यों बना रहा है, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? ओके, ये 2015 की बात मैं कर रहा हूं जब अमेज़न का पी इस पर्टिकुलर लेवल पे था। तो आइए समझते हैं व्हाट हैपेंड। उसके बाद 2015 के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने फिर भी 10 गुना का रिटर्न दिया है, 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है फ्रॉम दैट लेवल जब इसका पी रेशियो 950 पर ऑलरेडी था। ओके, सो अगर आपने उसमें $100 भी लगाए होते तो वो $1000 बन जाते सिर्फ इस 6 साल के ड्यूरेशन में। ओके, तो समझते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ऐसा क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो देखिए, अगर एक कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है तो पी रेशियो जस्टिफाई हो सकता है। ओके, सो इफ इट इज अ ग्रोथ कंपनी, if it is a growth company, then these companies sacrifice their current profits for future dominance। आपको पता होगा ये जितनी भी ई-कॉम बेस्ड कंपनीज हैं ये बहुत ज़्यादा कैश बर्न करती हैं, राइट, सो दैट ये फ्यूचर में चलकर एक डोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच सके एंड प्रॉफिट कमा सके। तो ये लोग आज कम प्रॉफिट पर है तो इनकी अर्निंग्स गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स गिरी हुई है, तो पी रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो आज सप्रेस्ड है, राइट, एंड इसीलिए इनका जो पी रेशियो है वो बढ़ा हुआ दिखता है आपको। ओके, सो दैट दे कैन अर्न सम प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। दूसरा रीजन, Amazon अपने ई कॉम बिजनेस से फर्दर एक्सपांड होकर AWS पर अपना फोकस ला रहा था, राइट, दैट इज Amazon क्लाउड बिजनेस, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। तो अगर एक कंपनी एक कम प्रॉफिटेबल मार्जिन बिजनेस से एक हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस की तरफ मूव हो रही है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी की अर्निंग्स आज कम है पर फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो इसलिए भी लोग स्टॉक को खरीद रहे हैं डिस्पाइट हाई पी। तीसरा, हाई पी रिफ्लेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल, राइट। आज अगर किसी का स्टॉक का पी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, एक इंडिकेशन तो ये होता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा है, पर दूसरा इंडिकेशन ये भी होता है कि इस स्टॉक की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, लोग हर प्राइस पे खरीदने को तैयार है इसको। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन अ हाई पी रेशियो, राइट। तो अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो बहुत हाई है तो समझने की कोशिश कीजिए लोग इसको इतना क्यों खरीद रहे हैं, राइट। एंड मार्केट वॉज प्राइसिंग इन टुमोरोज प्रॉफिट नॉट टूडेज। ये जो पी रेशियो इतना ज्यादा दिख रहा है ये इसीलिए दिख रहा है बिकॉज लोग फ्यूचर के पोटेंशियल पर रिलाई कर रहे हैं कि आगे चलकर ये कंपनी बहुत ज्यादा अर्निंग्स करने वाली है। आज इसमें प्रॉफिट नहीं है बिकॉज ये एक अलग बिजनेस में, राइट, या आज इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, पर फिर भी शायद ये सेंस बनाए कि हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? फार साइटेडनेस। इसके लिए आपको क्या चाहिए? उस बिजनेस की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब मैं आपको कुछ इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं। ओके, सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, कोई भी मल्टीपल, कोई भी मेट्रिक स्टैंड अलोन बेसिस पे
बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएगा। ओके, आप अपना इंटरप्रिटेशन गलत कर बैठोगे अगर आप इसे सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ रहे हो। तो आइए बात करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज की। डिफरेंट सेक्टर्स में आपको डिफरेंट तरह का पी रेशियो देखने को मिलेगा। अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो 8 से 15 का पी रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज अ मैच्योर इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा कोई बैंक की परफॉर्मेंस शूट कर जाएगी ऐसा अनप्रेडिक्टेबल वे में, सरप्राइजिंग वे में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो एक स्टेबल ग्रोथ के साथ आपको ये पी दिखेगा। फिर अगर मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करूं तो ये हो गई भाई ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही कैश रिच है, राइट, जिसका चाहे कुछ भी हो जाए इकोनॉमी में ये तो चलती ही चलती हैं। तो ये जो ऐसी कंपनीज हैं एफएमसीजी में, ऐसी कंपनीज हैं जो कि हमेशा प्रीमियम कमांड करती हैं। आप एचयूएल का, नेस्ले का स्टॉक डिस्काउंट में खरीद ही नहीं पाओगे, राइट। अगर आप इसकी डीसीएफ वैल्यूएशन करोगे, फेयर वैल्यू निकालोगे, तो ये स्टॉक आपको हमेशा प्रीमियम पर ही खरीदने को मिलेगा। आप फेयर वैल्यू निकाल के बैठे रहो, वेट करते रहो कि कब ये फेयर वैल्यू के नीचे आएगा और मैं खरीद लूं, ये कभी नहीं आएगा अनटिल अनलेस कोविड जैसी कोई सिचुएशन हो जाए। ओके, सो दीज आर स्टॉक्स विच डिमांड प्रीमियम वैल्यूएशन इन द मार्केट बिकॉज बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, राइट, कैश रेट स्टॉक्स है, बढ़िया पैसा कमा कर देते हैं, बढ़िया डिविडेंड देते हैं, राइट। देन आईटी सर्विसेज की बात करते हैं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। हाँ, अगर ट्रम्प इधर उधर की कुछ पॉलिसी लगा देते हैं तो उस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये डॉलर्स में कमाते हैं एंड दे हैव बीन स्टेडीली ग्रोइंग। तो आपको 20 से 35 का देखने को मिल सकता है। ओके, दीज आर सम एवरेज नंबर्स दैट आई एम टॉकिंग। कोई कंपनी ऊपर भी होगी, कोई कंपनी नीचे भी होगी। ओके, देन फार्मा की अगर बात करूं तो 15 से 40 का आपको पी मल्टीपल देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा वेराई करता है बिकॉज ये एक तो बहुत प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि ये फार्मा वाले के पास प्रॉफिट नहीं होता या मार्जिन नहीं होता, इनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। पर रिस्क क्या है? रेगुलेटरी रिस्क। ओके, अगर जो मेडिसिन है अप्रूव नहीं होती तो इनका बहुत ज्यादा नुकसान लग सकता है, राइट। तो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए पीई में आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ओके, फिर अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें 10 से 25 का आपको यहां पर मल्टीपल देखने को मिलता है। अगेन ये जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, ये थोड़ी सी रिस्की है बिकॉज ये सिक्लिकल बिजनेस है। अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है तो ऑटो कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी, एंड अगर ऑटो कंपनीज अच्छा करेंगी तो आप देखो कि जो मेरा इक्वेशन है पी रेशियो, ये अर्निंग्स ऊपर चला जाएगा। जब ये अर्निंग्स ऊपर चला जाएगा तो मेरा जो पी रेशियो है वो अच्छा मुझे दिखने लगेगा, राइट। पर वहीं अगर खराब टाइम आएगा तो ये पी रेशियो आपको खराब लगने लग जाएगा, राइट, बिकॉज अर्निंग्स फिर गिर जाएंगे। फाइन, तो की इनसाइट क्या है? दैट यहां इन सभी इंडस्ट्रीज में आप देखोगे कि एफएमसीजी का जो स्टार्टिंग रेंज ही है ना वो बहुत तगड़ा है, राइट। वो शुरू ही 30 से हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री कमांड्स हाई पी रेशियो बिकॉज ये प्रेडिक्टेबल बिजनेसेस है, इनके जो कैश फ्लोज है वो बिल्कुल स्टेबल है। पर वहीं अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात करूं तो ये 8-10 के आसपास से शुरू हो रहा है विच इज ऑफ सिक्लिकल नेचर, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है। Okay, so this is also what you can understand by looking at industry P ratios. Okay, अब बात करते हैं थोड़े से इंडियन कंपनीज के बारे में भी। देखिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैसे पी रेशियो को इंटरप्रेट करना चाहिए, राइट, एंड कैसे सिर्फ पी रेशियो को देखकर भी मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं एचडीएफसी बैंक वर्सेस येस बैंक का। आई होप आप सब येस बैंक का फियास्को अभी तक भूले नहीं होंगे। तो ये एग्जाम्पल ले लीजिए, 2018 का मैं यहां पर कंपैरिजन कर रहा हूं। 2018 में एचडीएफसी बैंक किस सिचुएशन में था और येस बैंक किस सिचुएशन में था। एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस था करीब 2000 के आसपास था उस वक्त। अगर आप इसका पी रेशियो देखते तो वो 25 के आसपास आपको देखने को मिलता, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पी रेशियो को देखोगे तो लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही महंगा स्टॉक है, राइट, 25 के मल्टीपल पे मिल रहा है। पर वहीं आप अगर येस बैंक पर नजर डालते उस वक्त तो इसका शेयर प्राइस था 300 के करीब, और इसका जो पी मल्टीपल था वो सिर्फ 8, यानी कि आप इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो येस बैंक और एचडीएफसी बैंक, तो देखोगे एक 8 पे मिल रहा है, एक 25 पे मिल रहा है। आप किसको खरीदने जाओगे? आपको लगेगा भाई येस बैंक बहुत सस्ता मिल रहा है, इसको खरीद लेता हूं, राइट। कमिंग टू ईयर 2023, यहां पर आप देख रहे हो अभी भी 2023 में एचडीएफसी बैंक कितने पर है? 1600 पर। हाँ, गिर गया है
पर बहुत ज्यादा भी नहीं गिरा है। ओके, गिरने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा भी नहीं गिरा है, कहीं ना कहीं स्टेबल है, अपने उस प्राइस पर वापस पहुंचने की क्षमता रखता है, राइट, 2000 पे पहुंच सकता है। पर अगर यस बैंक की बात करूं तो आज यस बैंक कहां पर है, राइट, 2023 से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो करीब 15-20 रुपए के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था, राइट। तो क्या लेसन देखने को मिलता है कि अगर मैं सिर्फ पी रेशियो को देखकर यस बैंक में इन्वेस्ट कर देता 300 रुपए के भाव पर, तो क्या होता। तो द लेसन दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हियर इज कि लो पीई ऑलवेज डज नॉट मीन गुड वैल्यू। लो पीई रेशियो कोई गारंटी नहीं है कि आपने स्टॉक्स को एकदम फेयर वैल्यू पे खरीद लिया, एकदम बढ़िया भाव में खरीद लिया, राइट। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ही नहीं है तो पी रेशियो वुड मीन nothing. Okay, so you also need to look at quality. Quality matters more than cheap price. यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। Amazon में लोग हाई पी होने के बावजूद भी क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज उनको आगे और बढ़िया बिजनेस दिख रहा है, एंड अगर वो एक क्वालिटी बिजनेस है तो लोग उसमें पैसा लगाएंगे, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है जब हम पी रेशियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको यह समझना है कि पी रेशियो में दिक्कत क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पी रेशियो, वेयर इट कैन मिसलीड अस। फर्स्ट थिंग इज वन टाइम गेन्स एंड लॉसेस। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे किसी कंपनी का तो उसमें जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं वो कई बार आपके प्रॉफिट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, राइट। कोई वन टाइम गेन आ गया जिस वजह से आपका प्रॉफिट शूट हो सकता है, जिस वजह से आपका पी रेशियो गिर सकता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे बहुत बढ़िया स्टॉक है, अभी खरीद लेता हूं। पर वो पी रेशियो क्यों गिरा है, बिकॉज आर्टिफिशियली आपका एक वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से आपका जो अर्निंग्स है वो बढ़ा दी गई है। तो एक्सेप्शनल आइटम्स कैन डिस्टॉर्ट योर ईपीएस कैलकुलेशन, जिस वजह से पी रेशियो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना मुझे पी रेशियो में, वो मुझे इस ई से ही है, ये अर्निंग से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं इसको नोटोरियस वैल्यूएशन मल्टीपल कहता हूँ। अगर मुझे किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना है तो ऑल्दो मैं पी रेशियो से आपको करके ज़रूर दिखा सकता हूँ, पर मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ओके, प्राइमा फेसी तो कभी नहीं। दूसरा, सिक्लिकल बिजनेसेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी ऑटो वाले केस में समझाया था। ऑटो इंडस्ट्री में क्या होता है, जब इकोनॉमी अपने पीक पर है तो आपको दिखेगा कि अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से ओवरऑल जो पी रेशियो है, अब अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल पी रेशियो घट जाएगा, राइट। तो आपको लगेगा अरे भाई स्टॉक तो बहुत बढ़िया हो गया है, राइट, तो आप खरीदने लग जाओगे। पर इसका रिस्क क्या है, जैसे ही इकोनॉमी का साइकिल चेंज होगा, जैसे ही थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, तो क्या होगा, ये वाली जो इंडस्ट्री है इसका अर्निंग्स अब गिरना शुरू हो जाएगा। गिरना शुरू हो जाएगा तो भाई ये जो स्टॉक है ये आपका दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये तरह से काफी रिस्की बन जाता है। ओके, सो साइक्लिकल बिजनेस में आप सिर्फ लो पी रेशियो को देखकर या हाई पी रेशियो को देखकर जज नहीं करोगे। ओके, देन नेगेटिव अर्निंग्स, लॉस मेकिंग कंपनीज कांट हैव पी रेशियो। तो ये तो इसकी लिमिटेशन है ही कि अगर अर्निंग्स में ई नेगेटिव हो जाए तो ये रेशियो बेकार हो जाता है, फिर आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर चौथा है अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, जो मैं आपको अपने एबिटा वाले वीडियो में भी समझा रहा था कि हम एबिटा को इतनी इज्जत क्यों देते हैं, बिकॉज अर्निंग्स पर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, राइट। बहुत सारी इंजीनियरिंग हो सकती है ईपीएस के साथ में, अर्निंग्स के साथ में, जिस वजह से इस पर बहुत ब्लाइंडली आप रिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो जैसा कि एक क्लासिक एग्जांपल सुज़लॉन एनर्जी, राइट। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये शायद किसी डेट में ये 400-300 रुपए का आसपास हुआ करता था, राइट। आज ये पर्टिकुलर स्टॉक शायद 65 के आसपास मिल रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड उस वक्त क्या था, ये उसका जो पी रेशियो था वो 30+ था, पर उस वक्त भी रीजनेबल लग रहा था। प्रॉब्लम क्या थी इस पर्टिकुलर कंपनी में, जो ये बिजनेस है दैट वाज फंडामेंटली वीक, एंड फिर उसका जो स्टॉक है वो 90% से ज़्यादा क्रैश हो गया है, एंड अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाया है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर बिजनेस स्ट्रांग नहीं है तो सिर्फ पी रेशियो से कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ पी रेशियो से कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब आप सिर्फ टेक्निकल्स और मल्टीपल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आपको फंडामेंटली बिजनेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए कुछ स्मार्ट वैल्यूएशन टिप्स ले लेते हैं कि आप कैसे पी रेशियो को यूज कर सकते हैं एज अ प्रो इन्वेस्टर। ओके, सो सबसे पहली चीज हिस्टोरिकल पी को देखेंगे तो कम से कम 5 से 10 साल का एवरेज जरूर लेंगे। ओके, सिर्फ 1 साल के पी रेशियो पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं करनी है। दूसरी बात, पैग रेशियो, ये हो गया सबसे बढ़िया काम। आप पी रेशियो को देखने की बजाय पैग रेशियो को देख लीजिए। ओके, सो पी रेशियो क्या बता रहा है कि आपका जो स्टॉक है वो किस भाव पर मिल रहा है,
राइट, अर्निंग्स के कितने मल्टीपल पर मिल रहा है, राइट, क्या भाव पे मिल रहा है। एंड अगर ये जो भाव है ये ग्रोथ रेट से आप एडजस्ट कर दो, यानी कि जिस रेट से कंपनी का स्टॉक प्राइस भाग रहा है, अगर उसी रेट से कंपनी की अर्निंग्स भी ग्रो हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब अर्निंग्स नहीं बढ़ रही पर स्टॉक प्राइस बढ़ रही है। अगर स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है और अर्निंग्स भी बढ़ रही है जो कि आप ग्रोथ रेट में कैप्चर कर रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो बढ़ने दीजिए पी रेशियो को। तो दिस पर्टिकुलर रेशियो इफ इट इज लेस देन 1, इफ पैग रेशियो इज लेस देन 1, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, वो ग्रोथ जो है वो आपकी ज्यादा है आपके स्टॉक के मल्टीपल से, तो ये अच्छी बात है। तो पैग रेशियो अगर 1 से कम आता है तो उसको खरीदा जा सकता है। ओके, फिर फॉरवर्ड पी की बात करते हैं। आप जो अर्निंग्स है वो पुराना क्यों ले रहे हैं? पुराने साल में तो अर्निंग्स कमा लिया, काम खत्म ना। आप अगर पी रेशियो देकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये देखो कंपनी एक्सपेक्ट कितना कर रही है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या है कंपनी की। सो फॉरवर्ड पी इज मोर रेलेवेंट देन टीटीएम, देन पास्ट अर्निंग्स। ओके, फिर सेक्टर कंपैरिजन, ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट। आप किसी भी रेशियो को एक एब्सोल्यूट नंबर की तरह नहीं देखोगे, राइट। सिर्फ 25 का पी डजंट मीन एनीथिंग। आपको ये देखना है कि अच्छा कंपनी का 25 का पी है पर इंडस्ट्री का पी कितना है। अगर इंडस्ट्री में मान लो 20 का चल रहा है, इस कंपनी का 25 है, तो भैया ये कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है, राइट। सो यू नीड टू डू सेक्टर और इंडस्ट्री कंपैरिजन, ऑलराइट। तो गोल्डन फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है कि आप पी रेशियो को देखो, जरूर देखो। ये देखने के लिए देखो कि अच्छा आपकी टाइमिंग क्या है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। पहले तो आप फंडामेंटली बिजनेस को स्टडी करो कि बिजनेस में दम है या नहीं। फिर आप ये देखो कि अच्छा मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट तो करना है, पर इसकी टाइमिंग जानने के लिए कि अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही टाइम है या थोड़ा वेट करूं, उसके लिए आप पी रेशियो को देखोगे। ओके, तो पी रेशियो देखना है, फिर बिजनेस की क्वालिटी को देखना है, एंड फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने हैं कि अच्छा कंपनी आज तक तो अच्छा कर रही थी, फ्यूचर में कैसा करने का दम रखती है। अगर ये सब आपके इक्वेशन में फिट बैठ रहे हैं तो फिर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ओके, आप लेंगे अगर आपने ये सब चीजें देखी। तो आइए की टेकअवेज निकालते हैं इस पर्टिकुलर लेसन से। हमने क्या सीखा अभी तक? अगर आप पी रेशियो की बात कर रहे हैं तो पी रेशियो का मतलब क्या है? पी रेशियो आपको यह बताता है कि आपने 1 रुपए के बदले में कितना प्राइस पे किया है उस स्टॉक को खरीदने के लिए। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है उस कंपनी से, उस कंपनी का फ्यूचर के लिए, राइट। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के स्टॉक को डिमांड कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझने की जरूरत है। ओके, मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ रही हैं और रिलेटिव वैल्यूएशन में आप इसको यूज करते हैं इंडस्ट्री से कंपेयर करने के लिए कि जो पीयर कंपनीज हैं वो सस्ती मिल रही हैं, ये कंपनी उससे महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, ये देखने के लिए भी हम पी रेशियो को यूज करते हैं। ओके, पर इसमें सबसे जरूरी क्या है? आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि आप जिस कंपनी का पी देख रहे हैं वो किस अपने स्टेज में है। अगर वो एक ग्रोथ कंपनी है तो उसमें हाई पी को फिर भी जस्टिफाई किया जा सकता है। ओके, सो दैट कैन बी जस्टिफाइड। एंड अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो लो भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा स्टॉक हो गया है, सस्ता मिल रहा है, तो हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, राइट। सो लो पी रेशियो माइट इंडिकेट हिडन प्रॉब्लम्स कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो इसीलिए गिरता जा रहा है बिकॉज वो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है। ओके, then industry comparison is more important than absolute numbers, as I have been talking that आप किसी रेशियो को इंडिविजुअली नहीं देखते, आप उसे इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखते हो। ओके, सो कंक्लूड करेंगे। रिमेंबर दैट पी रेशियो इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। जब आप एक स्टॉक को देखकर ये डिसाइड कर रहे हो कि ये सस्ता है या महंगा, सो उसमें पी रेशियो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्सपेंसिव स्टॉक्स कैन बिकम चीप इफ ग्रोथ जस्टिफाइज द प्राइस। तो अगर कोई स्टॉक का पी रेशियो हाई भी है वो फिर भी जस्टिफाई हो सकता है अगर उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो सही जा रही है, यानी कि अर्निंग्स भी ग्रो हो रही है, साथ साथ में पी मल्टीपल भी ग्रो हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक गुड सिचुएशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सो दैट इज द डिस्कशन, दैट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो सबसे
एक समरी, एक नट सेल में आप मुझे एक सेंटेंस में बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या समझ में आया। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और कुछ और जानना चाहते हैं, कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आने वाले सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है,